आज हम आप लोगों को सॉल्व करवाने चल रहे हैं आर्टिकल चैप्टर की एक्सरसाइज। ए एन द का प्रयोग आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अब उसकी एक्सरसाइज में ये 33 क्वेश्चंस हैं जो हम आपको सॉल्व करवाने चल रहे हैं। इन सभी सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है, उसी एरर को फाइंड करना है, उसको करेक्ट करना है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब इस सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि वर्चू जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ वो होता है वो सभी नाउन जो हमारे मन में होते हैं, वो सभी भाव जो हमारे मन में होते हैं, वो सभी चीज़ें जो केवल हमारे मन में होती हैं, जिनका इस दुनिया में कोई और अस्तित्व नहीं होता है, वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर द का प्रयोग गलत तरीके से हुआ है। तो द हटा देंगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर होगा वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। इसका आंसर होगा वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ये सेंटेंस भी गलत है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या गलती है। एक्चुअली हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग अगर सीमित अर्थों में किया जाता है। सीमित अर्थ का मतलब है कि जिस प्रकार से यहाँ पर केवल राम की ईमानदारी की बात की गई है, तो केवल किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मौजूद मटेरियल नाउन या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर मौजूद अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर कोई बात कही जाए तो उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑनेस्टी के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। इसका आंसर हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है या क्या एरर है। लिखा हुआ है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो पहली चीज़ तो ताज एक बिल्डिंग का नाम है, और हमने बताया था कि नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, पर्वत श्रेणी, ट्रेन, जहाज, वायुयान, समाचार पत्र, धार्मिक पुस्तक और प्रसिद्ध इमारत के नाम के पहले द का प्रयोग जरूर होना चाहिए। तो इस क्रम में यहाँ पे ताज जो कि एक प्रसिद्ध इमारत है, फेमस बिल्डिंग है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही एक चीज़ हम और देखते हैं कि यूनिक का जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है। स्पेलिंग भले ही वावेल है लेकिन साउंड या का आ रहा है यूनिक। तो जिस भी किसी भी शब्द के उच्चारण में अ, ई, उ, ए ये सब से उच्चारण अगर नहीं शुरू हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं शुरू हो रहा है, का, खा, गा, घा से लेकर ज्ञा तक किसी चीज़ से शुरू हो रहा है, यानी किसी व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ताज के पहले द का प्रयोग किया जाएगा और यूनिक के पहले से एन हटा दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो इस सेंटेंस में देखते हैं क्या गलती है। कई बार लोग आयरन के साथ भी द लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यूजफुल, यूजफुल या से शुरू है, तो यूजफुल के पहले देखेंगे एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। ये हो जाएगा आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। हमने आप लोगों को एक फ्रेज बताया था जहाँ पर हमने ये कहा था कि मेक ए फूल ऑफ मी होता है, मेक फूल नहीं होता है, मेक ए फूल होता है। इसका मतलब है यहीं फूल के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ ही इज एन यूरोपियन। फिर वही बात है, जो यूरोपियन का उच्चारण हो यस से शुरू हो रहा है, यूरोपियन, ये इसका उच्चारण हो रहा है। तो जिसके भी उच्चारण का पहला अक्षर कोई व्यंजन हो बल्कि स्वर ना हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ही इज ए यूरोपियन, इसका आंसर होगा ही इज ए यूरोपियन। ही इज ए यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं जो नेक्स्ट सेंटेंस है, रिच शुड हेल्प पुअर। हमने ये बताया था कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया हो, लेकिन उस एडजेक्टिव के लिए कोई नाउन उस सेंटेंस में ना हो, जैसे इस सेंटेंस में रिच आया है लेकिन रिच किस व्यक्ति को कहा गया है इस पूरे वाक्य में नहीं है। पुअर आया है लेकिन पुअर किसको कहा गया है वो इस सेंटेंस में नहीं है। तो अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आया हो लेकिन उस एडजेक्टिव के लिए कोई नाउन अगर सेंटेंस में ना हो, तो इसका मतलब होता है कि उस विशेषता वाले इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की चर्चा की जा रही है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर और ऐसी स्थिति में ऐसे एडजेक्टिव जिनसे उसकी विशेषता वाले सभी लोगों का जिक्र हो जाए, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा द रिच शुड हेल्प द पुअर, और इसका अर्थ होगा अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर किसी एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, इस विशेषता वाले दुनिया में जितने लोग हैं सबकी चर्चा की जा रही है, और इस विशेषता वाले दुनिया में जितने लोग हैं सबकी चर्चा की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसमें फिर से वही नियम है, यूनिवर्सिटी का उच्चारण य से शुरू हो रहा है, यानी कि इसमें व्यंजन का ध्वनि आ रही है। तो ध्वनि देखते हैं उच्चारण में, पहला अक्षर व्यंजन अगर है तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ए का प्रयोग करेंगे। नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो देखिए जहाँ आर्टिकल देखना होता है कि प्रयोग करना है या नहीं करना है, तो वो नाउन के पास ही देखते हैं। जैसे सन, ये यूनिक थिंग है, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ईस्ट एक दिशा का नाम है, अगर दिशा के पहले प्रीपोजिशन हो तो दिशा के साथ द का प्रयोग किया जाता है, ये नियम हमने आपको बताया था। जैसे वेस्ट, ये भी एक दिशा का नाम है, तो दिशा के पहले द का प्रयोग किया जाता है अगर उसके साथ प्रीपोजिशन है तो। अगर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ना होता तब हम दिशा के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा द सन राइजेज
in the east. The sun rises in the east and sets in the west. The sun rises in the east and sets in the west. ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज एन यूजफुल बुक। तो यहाँ पर भी वही गलती है, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूजफुल में जो उच्चारण है उसमें व्यंजन की ध्वनि आ रही है सबसे पहले। तो दिस इज ए यूजफुल बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। ये एकदम इसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। जहाँ पर लव अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये केवल इतना आंसर बनेगा कि लव इज इट्स ओन रिवार्ड। लव इज इट्स ओन रिवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसियल टास्क। हीड मीन होता है ध्यान देना, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अर्थात द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जब द का प्रयोग नहीं होगा तो बिना द के ये सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंसियल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। देखो यहाँ पे सभी अमीरों की बात की जा रही है और यहाँ पर सभी गरीबों की बात की जा रही है, तो इसके पहले भी द लग जाएगा और इसके पहले भी द लग जाएगा। इसका आंसर बनेगा इट इज ए वर्ल्ड वेयर द रिच हेट द पुअर। इट इज ए वर्ल्ड वेयर द रिच हेट द पुअर, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल। हमने बताया था कि कई सारे शब्द होते हैं जहाँ ए का प्रयोग नहीं होता है, तो उसी में से एक है ये। एक ए ग्रेट ट्रबल नहीं होता, इन ग्रेट ट्रबल होगा, इन ए ग्रेट ट्रबल नहीं होगा। माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल। नेक्स्ट है द गेम हैज़ कम टू एंड। एंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा द गेम हैज़ कम टू एन एंड। इसका आंसर होगा द गेम हैज़ कम टू एन एंड। द गेम हैज़ कम टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर यू गेट मोर यू वांट। तो ये हमने आप लोगों को एक्सरसाइज में भी कराया था, प्रैक्टिस में भी कराया था कि जहाँ कहीं कोई कंपैरेटिव डिग्री अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो हमेशा उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग ज़रूर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि मोर कंपैरेटिव है जो कि सब्जेक्ट के पहले आया है, ये मोर भी कंपैरेटिव है जो कि सब्जेक्ट के पहले आया है। तो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री अगर सब्जेक्ट के पहले आती है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मीनिंग बनता है जितना। यानी इधर का मीनिंग बनेगा जितना ज़्यादा तुम पाते हो उतना ज़्यादा तुम चाहते हो। तो जितना और उतना की जो मीनिंग है ये द का प्रयोग किया जाएगा। इसका आंसर होगा द मोर यू गेट कॉमा द मोर यू वांट द मोर यू वांट द मोर यू गेट द मोर यू वांट। नेक्स्ट है ही विल टेक ए आर टू फिनिश दिस वर्क। अब ध्यान दीजिएगा जो आर का उच्चारण है ये आ से शुरू हो रहा है, आर इसको ऐसे पढ़ा जाता है, यानी स्वर से शुरू हो रहा है। तो जिसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है उसके पहले एन लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। इसी प्रकार है हिज फादर इज ए MP।
तो इसका अगर हम उच्चारण देखते हैं MP, जो पहला अक्षर आ रहा है ये स्वर का उच्चारण दे रहा है। हम हमेशा ए या एन का प्रयोग वावेल ध्वनि या कंसोनेंट ध्वनि से प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हिज फादर इज एन MP, हिज फादर इज एन MP, हिज फादर इज एन MP। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड मटेरियल नाउन है तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बाकी ये जो यही हो जाएगा, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, ये होगा गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। ये फ्रेंच एक भाषा का नाम है और किसी भाषा के पहले द लगाने से उस देश के निवासियों का बोध होता है। तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि फ्रेंच और जर्मन के बीच में फ़ाइट हुई जिसमें फ्रेंच ने जर्मन को हराया, यानी ये लोगों की बात की जा रही है, पीपल की बात की जा रही है। तो किसी भी भाषा का प्रयोग लोगों के लिए किया जाए तो उसके पहले द लगाते हैं। ये हो जाएगा द फ्रेंच defeated the Germans, defeated the Germans, the French defeated the Germans। किससे पहले द लगा देने से उस देश के निवासियों का बोध होता है, इस बात को जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला लिखा हुआ है, गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज ए बेस्ट बुक। सेम रूल है कि यहाँ बेस्ट के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा इट इज़ द बेस्ट बुक। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इट इज द बेस्ट बुक, इट इज द बेस्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। द नहीं होगा, ये होगा गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इंडस इज ए लॉन्ग रिवर। सिंधु पंजाब की एक लंबी नदी है, तो इंडस के पहले द इंडस होगा, द लगेगा। द इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, ये इंडस के पहले द लगा देंगे, क्योंकि नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, पर्वत श्रेणी, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, यूनिक थिंग्स, ट्रेन, जहाज, वायुयान, समाचार पत्र, धार्मिक पुस्तक और प्रसिद्ध इमारत के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नदी का नाम है ये, तो नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई भारत का मैनचेस्टर है। तो जब कभी भी इस तरह से कोई प्रॉपर नाउन यूज किया जाए कि वो केवल उसकी विशेषता का वहाँ जिक्र हो, उसके एडजेक्टिव का जिक्र हो, तो अगर प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं। अब आप ये समझिए कि कहा जा रहा है कि मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, तो आप सोचिए क्या मुंबई मैनचेस्टर है? तो आप कहेंगे नहीं, मुंबई मैनचेस्टर नहीं है। तो हम पूछेंगे भाई मुंबई अगर मैनचेस्टर नहीं है तो मुंबई को भारत का मैनचेस्टर क्यों कह रहे हैं? तो आप कहोगे मुंबई में भी वही गुण है जैसा गुण मैनचेस्टर में है। इसका मतलब यहाँ जो मैनचेस्टर है ये प्रॉपर नाउन के तरीके से नहीं आया है, केवल एडजेक्टिव के तरीके से आया है। और कोई भी प्रॉपर नाउन जब एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसी मैनचेस्टर के पहले द लग जाएगा। ही इज ए ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल का उच्चारण शुरू हो रहा है ऑ से, ऑनरेबल, और जिसका भी उच्चारण किसी स्वर से शुरू होता है
उसके पहले हम लोग द एन का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ये ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ये एक हट के यहाँ पे एन हो जाएगा, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट है यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए एक ऐसा नाम है जिसके नाम में ही समूह का बोध होता है, और किसी भी नाम में अगर समूह का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। जैसे यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके नाम में ही संयुक्त समूह है, तो जिस भी नाम में समूह का बोध होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यूएसए के पहले द लगा देंगे, द यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है गंगा इज ए माइटी रिवर। तो गंगा नदी का नाम है, इसके पहले द लगेगा, द गंगा इज ए माइटी रिवर, गंगा के पहले द का प्रयोग कर लेंगे, द गंगा इज ए माइटी रिवर। नेक्स्ट है रिच प्रॉस्पर एंड सफ़र, पुअर सफ़र, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र। तो जिस नियम से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, उसी नियम से ये क्वेश्चन भी होगा, द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफ़र। ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो एन गलत है, ए होगा, ही इज़ द मेंबर ऑफ ए यूनियन। मिस्टर तिवारी इज ए एमएलए, तो एमएलए एम एल और ए। अब देखते हैं उच्चारण में सबसे पहली ध्वनि क्या आई, सबसे पहली ध्वनि आई है ए, तो ये स्वर की ध्वनि है इसीलिए इसके पहले एन लगेगा, तो हो जाएगा मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए। तो क्या हो जाएगा, ये ए नहीं रहेगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए। अगला ही इज मेकिंग नॉइज, तो मेकिंग नॉइज नहीं होता, मेक ए नॉइज होता है, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज होता है, तो हो जाएगा ही इज मेकिंग ए नॉइज, ही इज मेकिंग ए नॉइज। और नेक्स्ट लिखा हुआ है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप लोगों को पता है कि ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स की ये एक एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करवा दी है। ऐसे ही बाकी भी चैप्टर्स की एक्सरसाइज हम आपके सामने लाते रहेंगे, सॉल्व करवाते रहेंगे। जो भी आप लोग को दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं।